प्यारे बच्चों, आज हम लोग चर्चा करते हैं गांधी युग की। गांधी युग में हम लोग पढ़े चंपारण आंदोलन, उसके बाद अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा खेड़ा आंदोलन, उसके बाद रौलट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसकी जांच के लिए कमेटियों का गठन हुआ। उनमें एक कमेटी थी हंटर कमेटी और दूसरी कमेटी थी तहकीकत की एक कमेटी। तो अब आगे हम लोग पढ़ेंगे डंडा फौज आंदोलन। डंडा फौज आंदोलन, तो डंडा फौज आंदोलन कब होता है? डंडा फौज आंदोलन, डंडा फौज आंदोलन। तो डंडा फौज आंदोलन जो है 6 मई 1919, 6 मई 1919 को डंडा फौज आंदोलन शुरू होता है। डंडा फौज आंदोलन का नेतृत्व कहाँ पर किया गया? तो पंजाब में किया गया। डंडा फौज आंदोलन की शुरुआत कहाँ होती है? तो पंजाब में होती है। और नेतृत्व कौन कर रहा था? नेतृत्व चमनदीप। तो चमनदीप ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। डंडा फौज आंदोलन का आह्वान चमनदीप ने किया कि हिंदू मुस्लिम और सिख भाइयों, आप लोग एकजुट होकर इन अंग्रेज बंदरों से लड़ो और भारत से इन अंग्रेज बंदरों को भगा दो। तो इस तरह इस आंदोलन का उद्देश्य था कि हिंदू मुस्लिम सिख सब एकजुट होकर इन अंग्रेज बंदरों को भारत से भगा दें। इन अंग्रेज बंदरों को भारत से भगा दें। तो इस तरह डंडा फौज आंदोलन का उद्देश्य था कि भारत से इन अंग्रेजों को खदेड़ दिया जाए। ये किसके नेतृत्व में आंदोलन शुरू हुआ? डंडा फौज आंदोलन। तो वो थे चमनदीप। और इस आंदोलन की शुरुआत कहाँ होती है? तो वो होती है पंजाब। इसके बाद खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन तो खिलाफत आंदोलन कब होता है? तो खिलाफत आंदोलन होता है 17 अक्टूबर 1919। तो खिलाफत आंदोलन 17 अक्टूबर 1919। इस आंदोलन का नेतृत्व कौन करता है? तो गांधी जी करते हैं। गांधी जी ने नेतृत्व किया। तो खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व कौन करता है? तो गांधी जी करते हैं। इस आंदोलन में सदस्य कौन कौन थे जो गांधी जी के साथ आंदोलन की शुरुआत करते हैं? सदस्य थे मोहम्मद अली, शौकत अली और अबुल कलाम। तो इस तरह इस आंदोलन के ये लोग सदस्य थे। खिलाफत आंदोलन दिवस कब मनाया गया? तो 31 अगस्त 1920 से 31 अगस्त 1920 से खिलाफत दिवस मनाया गया। अब खिलाफत आंदोलन क्यों शुरू हुआ? खिलाफत आंदोलन का एक ही उद्देश्य था कि जो भी अंग्रेज लोग भारत में शोषण कर रहे थे तो इनके खिलाफ हम लोग आंदोलन की शुरुआत किया जाए। उसी दौर पर तुर्की और ब्रिटेन के मध्य युद्ध हुआ।
तुर्की और ब्रिटेन के मध्य युद्ध होता है, उस युद्ध में ब्रिटेन का साथ गांधी जी देते हैं, जबकि भारतीय मुसलमान तुर्की का साथ देते हैं। उसी दौरान खलीफा के पद को लेकर इस खलीफा के पद को समाप्त कर दिया जाए। तो इस तरह लिखते हैं हम लोग, खिलाफत आंदोलन के दौरान, खिलाफत आंदोलन के दौरान, खिलाफत आंदोलन में गांधी जी ने ब्रिटेन का साथ दिया। तो इस तरह ब्रिटेन और फ्रांस ने इस तुर्की साम्राज्य में अधिकार कर लेता है। तो इस तरह खिलाफत आंदोलन की शुरुआत होती है। तो 17 अक्टूबर 1919 किसके नेतृत्व में होता है? तो गांधी जी के नेतृत्व में होता है। इसके बाद आता है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन, इस आंदोलन की शुरुआत कब होती है? तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है 1 अगस्त 1920। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन, ये प्रथम जन आंदोलन था। प्रथम जन आंदोलन, प्रथम जन आंदोलन या राष्ट्रव्यापी आंदोलन, राष्ट्रव्यापी आंदोलन कह सकते हैं। असहयोग आंदोलन को एक प्रथम जन आंदोलन था और राष्ट्रव्यापी आंदोलन था। असहयोग आंदोलन का नेतृत्व कौन करता है? तो असहयोग आंदोलन का नेतृत्व करते हैं गांधी जी। नेतृत्व किया। तो इस तरह गांधी जी ने नेतृत्व किया। इस आंदोलन में हिंदू मुस्लिम एक हो गए। असहयोग आंदोलन में हिंदू मुस्लिम एक होकर आंदोलन की शुरुआत की। आंदोलन की शुरुआत की। असहयोग आंदोलन के दौरान कलकत्ता में कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है, जिस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं लाला लजपत राय। उसी अधिवेशन के दौरान ही असहयोग आंदोलन जैसे प्रस्ताव को पारित किया जाता है। तो इस तरह असहयोग आंदोलन के दौरान ही अधिवेशन में इसका प्रस्ताव पारित होता है। इस आंदोलन में मोहम्मद अली को सबसे पहले गिरफ्तार किया गया। तो इस तरह असहयोग आंदोलन के दौरान इस आंदोलन में सबसे पहले किसे गिरफ्तार किया जाता है? तो मोहम्मद अली को। और यह आंदोलन किसके नेतृत्व में शुरू किया जाता है? तो गांधी जी के नेतृत्व में। असहयोग आंदोलन को हम प्रथम जन आंदोलन कह सकते हैं और इसे राष्ट्रव्यापी आंदोलन भी कह सकते हैं। असहयोग आंदोलन चल ही रहा था कि संयोग से गोरखपुर में एक घटना होती है और उस घटना को कहा जाता है चौरी चौरा कांड। तो चौरी चौरा कांड की घटना जो है वो कब होती है? तो 5 फरवरी 1922। देखते हैं चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड, तो चौरी चौरा कांड की घटना कब होती है? तो इस डेट को याद रखना है, 5 फरवरी 1922। तो असहयोग आंदोलन चल ही रहा था कि बीच में ही एक घटना हो जाती है, जिस घटना कहा जाता है चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड क्यों हुआ? क्योंकि अंग्रेज लोग भारतीयों पर शोषण कर रहे थे, अपनी नीतियां मनवा रहे थे। तो इस घटना का नेतृत्व कौन करता है? तो भगवान
अहिर के नेतृत्व में, भगवान अहिर। तो इस जो चौरी चौरा आंदोलन था, तो इस आंदोलन का नेतृत्व किए भगवान अहिर। कब किया? तो 5 फरवरी 1922। संयोग से गोरखपुर की जनता, ये कांड कहाँ हुआ? तो गोरखपुर, तो गोरखपुर में एक थाने में भगवान अहिर के नेतृत्व में ढेर सारी भीड़ थाने को घेर लिया और उस थाने में आग लगा दिया। तो संयोग से 22 सिपाहियों की मृत्यु हो गई, एक सब इंस्पेक्टर और 21 सिपाही। तो चौरी चौरा कांड में 22, एक दरोगा प्लस 21 सिपाही की मृत्यु। अब जब ये घटना हो गई तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को 12 फरवरी 1922 को बरदौली में वापस ले लिया। इस घटना के बाद गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। जो ये घटना हुई, इस घटना से अंग्रेज बड़ा दुखी हुए। तो अंग्रेजों ने एक न्यायाधीश, इसकी जांच के लिए एक न्यायाधीश का जांच कमेटी का अध्यक्ष बनाया। वो न्यायाधीश कौन थे? इस घटना की जांच कराया। तो जांच में अंग्रेज ब्रूमफील्ड न्यायाधीश ब्रूमफील्ड ने निर्णय दिया कि गांधी जी ने ये आंदोलन किया, इस आंदोलन की वजह से ही चौरी चौरा कांड की घटना हुई, इसलिए गांधी जी को 6 वर्ष की सजा दी जा रही है। तो ब्रूमफील्ड ने निर्णय दिया, क्या निर्णय दिया कि गांधी जी को 6 वर्ष का कारावास। तो इस तरह गांधी जी को कई वर्ष का कारावास मिला है, तो 6 वर्ष का। लेकिन गांधी जी कारावास से 1924 में ही बाहर आ गए। लेकिन 1924 में गांधी जी जेल से बाहर आ गए। तो इस तरह 1924 में गांधी जी जेल से बाहर आते हैं। जब गांधी जी जेल से बाहर आते हैं, उसी दौरान कांग्रेस के जो अधिवेशन चल रहे थे, तो 1924 में कांग्रेस का अधिवेशन बेलगांव कर्नाटक। बेलगांव कहाँ है? तो कर्नाटक, कर्नाटक वाला बेलगांव। तो 1924 में कांग्रेस का जो अधिवेशन बेलगाम में होता है, उसके अध्यक्ष बनाए गए गांधी जी। अध्यक्ष महात्मा गांधी। तो इस तरह गांधी जी पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष हुए, और वो अध्यक्षता जो है किस अधिवेशन में किया? तो वो था बेलगांव का अधिवेशन। अब जैसे ही गांधी जी बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं, उसके पहले कई मांगे अंग्रेजों के पास रखी, लेकिन अंग्रेज उन मांगों को
मान नहीं रहे थे। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री उस दौरान थे रैमजी मैकडोनाल्ड, रैमजे मैकडोनाल्ड, और भारत में गवर्नर जनरल थे लॉर्ड इरविन। तो रैमजे मैकडोनाल्ड के पास 11 सूत्री मांग का प्रस्ताव गांधी जी ने रखा। गांधी जी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड, उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? रैमजे मैकडोनाल्ड प्लस, और भारत में गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड इरविन। इनके पास 11 सूत्री प्रस्ताव भेजते हैं। तो गांधी जी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड और लॉर्ड इरविन के पास 11 सूत्री मांग रखी, और इन्होंने कहा गांधी जी ने कि यदि मेरी मांग नहीं मानी गई तो मैं 12 मार्च 1930 से दांडी मार्च यात्रा की शुरुआत कर देंगे। यदि मांग पूरी नहीं की गई तो 12 मार्च 1930 से दांडी यात्रा के दौरान नमक कानून बनाएंगे। इस तरह इन्होंने अपने प्रस्ताव जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड, लॉर्ड इरविन के पास रखा। तो जब रैमजे मैकडोनाल्ड ने इनकी मांग को नहीं माना, तब गांधी जी ने दांडी मार्च यात्रा की शुरुआत की। तो इस तरह दांडी मार्च यात्रा गांधी जी कब शुरू करते हैं? दांडी मार्च यात्रा, ये यात्रा कब शुरू किया गांधी जी? तो 12 मार्च 1930। तो इस तरह गांधी जी ने दांडी मार्च यात्रा की शुरुआत करते हैं 12 मार्च 1930। तो दांडी मार्च यात्रा किसके नेतृत्व में शुरू किया गया? तो गांधी जी के नेतृत्व में। अब 12 मार्च 1930 तो दांडी मार्च यात्रा कहां से कहां तक शुरू हुई? तो साबरमती आश्रम से गांधी जी दांडी मार्च यात्रा शुरू करते हैं। तो साबरमती आश्रम से दांडी तक, दांडी गुजरात के किस जिले में है? नवसारी जिला कहाँ है? तो है गुजरात में। तो इस तरह गांधी जी दांडी मार्च यात्रा शुरू किया कब? 12 मार्च 1930। किसके नेतृत्व में शुरू किया जा रहा है? तो गांधी जी के नेतृत्व में। दांडी मार्च यात्रा कहां से कहां तक? वो यात्रा थी साबरमती आश्रम से लेकर दांडी तक। दांडी कहाँ है? तो नवसारी जिला में है। इसी दौरान गांधी जी ने एक भजन गाया, वैष्णो जन तो तेने कहिए जो पीर जाने रे। तो एग्जाम में ये पूछा गया है कि गांधी जी का कौन सा भजन था? तो भजन का नाम था वैष्णो जन तो तेने कहिए
जो पीर जाने रे। और दूसरा भजन है इन्हों का रघुपत राघव, रघुपति राघव राजा राम। ये दांडी मार्च यात्रा जो साबरमती आश्रम से दांडी तक गई, कितने दिन की यात्रा थी? तो 24 दिन में यात्रा पूरी किया। कितने किलोमीटर की थी? 385 किलोमीटर। मील की बात करें तो 241 मील। और कितने लोग इनके साथ गए? 78 सहयोगियों के साथ। 78 सहयोगी के साथ। तो ये संख्या एग्जाम में पूछी गई है कि गांधी जी जब दांडी मार्च यात्रा की तो कितने सहयोगियों के साथ दांडी मार्च यात्रा किया। इसी दौरान सरोजिनी नायडू ने गांधी जी के बारे में कहा, हे भंजक के राम आपको मेरा सलाम। हे नमक भंजक, हे नमक भंजक, हे नमक भंजक मेरा आपको सलाम। आपको सलाम। ये बात कौन कह रहा है? तो सरोजिनी नायडू, जो उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल। इस तरह उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल। अब देखिए, इस दांडी मार्च यात्रा के दौरान धरसना आंदोलन में ये यात्रा चली ही रही थी कि धरसना में इनके पुत्र, गांधी के पुत्र मणिलाल इमाम साहब धरसना पहुंचे ही थे कि गांधी के पुत्र मणिलाल और इमाम साहब आंदोलन के दौरान मारे गए। और गांधी जी को पूना की जेल, पूना की जेल यरवदा में डाल दिया गया। और इसी जेल में सरोजिनी नायडू। तो इस तरह दांडी मार्च यात्रा के दौरान मणिलाल इमाम साहब को धरसना में गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तार करके संयोग से इनकी हत्या कर दी जाती है। गांधी जी को पूना की जेल में यरवदा में डाल दिया जाता है और इसी जेल में सरोजिनी नायडू। फिर देखते हैं कि यह यात्रा गांधी जी की 5 अप्रैल दांडी पहुंचे और 6 अप्रैल को नमक कानून बनाकर आंदोलन को तोड़ा। नमक कानून बनाकर आंदोलन को तोड़ा। तो इस तरह दांडी मार्च यात्रा 12 मार्च 1930 गांधी जी के नेतृत्व में शुरू होता है। यह यात्रा 24 दिन की यात्रा थी। कितने दिन की यात्रा थी? तो 24 दिन की यात्रा थी। 385 किलोमीटर, 241 मील, 78 सहयोगियों के साथ। दांडी मार्च यात्रा का वर्णन अमेरिकी पत्रकार
वेब मिलर ने किया है। नोट, दांडी मार्च यात्रा का वर्णन दांडी मार्च यात्रा का वर्णन अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर ने किया। तो ये भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है कि दांडी मार्च यात्रा का वर्णन किस पत्रकार ने किया है, तो वेब मिलर ने किया है। इस दांडी मार्च यात्रा को विश्व की नेपोलियन के एल्वा से किया गया है कि दांडी मार्च यात्रा विश्व की ये दूसरी बड़ी यात्रा है। इसकी तुलना नेपोलियन के एल्वा से की गई है। तो इस तरह दांडी मार्च यात्रा विश्व की ये दूसरी यात्रा है। तो आप पार्ट 5 में यहाँ तक पढ़ा। अब आगे पढ़ेंगे हम लोग कि गांधी इरविन समझौता कब होता है, रेमुअल सांप्रदायिक अवार्ड क्या है, पूना पैक्ट क्या है, इन सब बारे में पार्ट 6 में पढ़ेंगे।